अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS 402 की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये हम सेकंड पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। फ़र्स्ट पार्ट पहले से अपलोड कर दिया हुआ है और आई थिंक वो आपने देख लिया होगा। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो आप इसी की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें और इस तरह की वीडियो चाहिए देखने के लिए, तो मैंने कहा कि चलिए मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम वो वाले क्विज़ेज़ उन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो हमने पिछली वीडियो में नहीं किए थे, ताकि कुछ कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हुए थे और बाकी इसमें क्लियर हो जाएं और आई होप कि आपका पेपर अच्छा हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, इन लार्ज FA with thousands of states and millions of directed edges without an effective procedure it is dash to find a path from initial to final state। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहली वीडियो देखी है फिर तो आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि हम इसमें जो हमारे पास क्विज़ेज़ होते हैं उन्हें हम डिटेल से देखते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी और क्विज़ आ सकते होते हैं उन्हें भी हम फॉलो करते हैं, और जो हम क्विज़ कर रहे होते हैं उसका कॉन्सेप्ट, उसकी डिटेल, सब कुछ हम साथ साथ देखते जाते हैं। तो इसे भी हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि अगर आपके पास स्टेट्स जो हैं, एजेस जो हैं वो बहुत सारे हों, और एजेस आपको याद होगा कि हमारे पास जो इस तरह डायग्राम बनी होती है और ये जो सर्कल्स होते हैं इन्हें हम एजेस कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह हमारे पास FA या जो TG वगैरह बने होते हैं, तो जो ये सर्कल होते हैं इन्हें हम एजेस कहते हैं। कहता है अगर आपके पास एजेस जो हैं वो मिलियंस की तादाद में हों या 1000 की तादाद में हों, तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाना है। तो सम टाइम वो क्या होता है, सम टाइम वो इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर आपके पास मिलियन ऑफ एजेस होंगे, ये जैसे 3 है, तो यहाँ तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से हम स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मिलियंस की फॉर्म में हों और मल्टीपल एजेस हों, हर एक से निकल रहे, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो आंसर है इम्पॉसिबल, कि सम टाइम इम्पॉसिबल हो जाता है अगर हमारे पास कोई इफ़ेक्टिव प्रोसीजर ना हो, जब हमारे पास एजेस जो हैं वो मिलियन या 1000 की फॉर्म में हों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है इफ़ देयर इज़ नो फाइनल स्टेट ऑफ 2 FAs देन देयर डैश आल्सो हैव नो डैश स्टेट। कहता है अगर 2 FAs हैं और दोनों में फाइनल स्टेट नहीं है, तो फिर ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिसमें डैश स्टेट भी ना हो। तो देखिए अगर 2 FA हैं और दोनों में फाइनल स्टेट नहीं है, तो अगर हम उन दोनों FAs का यूनियन ले लें, तो जो हमारे पास उन दोनों का यूनियन आएगा उसमें भी फाइनल स्टेट नहीं होगी। तो हमारे पास आएगा इफ़ देयर इज़ नो फाइनल स्टेट ऑफ 2 FAs, अगर 2 FAs में फाइनल स्टेट नहीं है, देन देयर यूनियन, ठीक है, देन देयर, इन दोनों का जो हम यूनियन लेंगे उसमें भी नो फाइनल स्टेट, कोई फाइनल स्टेट नहीं होगी। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है यूनियन एंड फाइनल, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम्स ओवर AB इज़। हमने देखा था कि जो वहाँ हमारे पास पैलिंड्रोम लैंग्वेज थी इसे हम नॉन रेगुलर लैंग्वेज कह रहे थे। तो ये आपका कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, पैलिंड्रोम लैंग्वेज जो होती है ये हमारी नॉन रेगुलर लैंग्वेज ही होती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइल-नेरोड थ्योरम, माइल-नेरोड थ्योरम में इवन लैंग्वेज जो है सिग्मा स्टार के साथ, उसे हम कितनी नंबर ऑफ क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो हम उसे 4 नंबर ऑफ क्लासेस में डिवाइड करते हैं। आपके पास सिर्फ यहाँ ऑप्शन 3, 4, 5, 6 है। मैंने आपको 4 क्लासेस भी लिख दी हैं। क्लास 1 होती है कि आपके पास जो नंबर ऑफ एज हैं वो इवन हूँ। एक मिनट में आपको हाईलाइट भी कर देती हूँ। क्लास 1 में वो आपको कहता है कि आपके जो नंबर ऑफ एज हैं वो इवन हूँ, ठीक है, और ओड नंबर ऑफ बीज हूँ, ठीक है। क्लास 2 में वो कहता है ओड नंबर ऑफ एज एंड ओड नंबर ऑफ बीज। क्लास 3 में वो कहता है ओड नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज, और क्लास 4 में वो कहता है इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। तो इस तरह ये हमारे पास 4 क्लासेस होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेगुलर लैंग्वेजेस। 2 रेगुलर अगर लैंग्वेज हो तो उनकी प्रोडक्ट क्या होगी। देखिए अगर हमारे पास 2 रेगुलर लैंग्वेज होती है तो उनकी प्रोडक्ट जो होती है वो भी हमारे पास रेगुलर होती है। मसलन अगर L1 एंड L2 दो रेगुलर लैंग्वेज हूँ तो L1 और L2 की प्रोडक्ट भी रेगुलर लैंग्वेज होगी, और L1 का स्टार जो है या L2 का स्टार वो भी रेगुलर लैंग्वेज होगी।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है इफ़ द एफ ए हैज़ एन स्टेट्स देन टेस्ट द वर्ड ऑफ लेंथ लेस देन एल, इफ़ नो वर्ड इज़ एक्सेप्टेड बाय दिस एफ ए देन इट डैश वर्ड्स। अगर एक एफ ए है, उसकी एन स्टेट्स हैं और एन जो है वो लेस देन वर्ड की लेंथ से कम है, ठीक है। अब मतलब इसको ये हमारा एक फॉर्मूला जिसे वो कह रहा है कि वो फॉलो कर रहा है, अगर तो कहता है कि अगर एफ ए कोई भी वर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो हम क्या कहेंगे, क्या हम कहेंगे कि देयर इज़ नो एक्सेप्ट एनी वर्ड, कि यहाँ पे कोई भी एक्सेप्ट वर्ड जो है एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि एफ ए किसी वर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई भी वर्ड जो है एक्सेप्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है एन एफ ए हैज़ सेम इनिशियल एंड डैश स्टेट देन इट मीन्स दैट इज़ हैज़ नो डैश स्टेट। कहता है अगर एक एफ ए की सेम इनिशियल और डैश स्टेट, सेम इनिशियल और सेम फाइनल स्टेट हो, यहाँ पे फाइनल आएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन क्या अगर एक एफ ए की सेम इनिशियल और सेम फाइनल स्टेट हो तो इसका मतलब ये है कि उसकी कोई और फाइनल स्टेट नहीं हो सकती, हरगिज़ नहीं। इसका मतलब ये नहीं है, देन इट डज़ नॉट मीन्स डैट इट हैज़ नो फाइनल स्टेट। अगर एक सेम इनिशियल और सेम फाइनल स्टेट है तो किसी दूसरी एफ ए की इसके अलावा भी कोई फाइनल स्टेट हो सकती है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रॉब्लम दैट हैज़ डिसीजन प्रोसीजर इज़ कॉल्ड डैट प्रॉब्लम। देखिए हमारे पास दो तरह होता है, एक डिसीजन प्रॉब्लम होती है और एक डिसाइडेबल प्रॉब्लम होती है। तो डिसीजन प्रोसीजर होता है, डिसाइडेबल प्रॉब्लम होती है। डिसीजन प्रोसीजर क्या होता है कि जिसके अंदर हम येस या नो से डिसीजन लेते हैं, और जिस प्रॉब्लम के अंदर जो है डिसीजन प्रोसीजर के अंदर हमें प्रॉब्लम जब आती है तो उस प्रॉब्लम को हम डिसाइडेबल प्रॉब्लम कहते हैं। वो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी दो जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो सेम ही लैंग्वेज को फॉलो कर रही हैं, तो फिर आपको इस तरह की प्रॉब्लम जो आ जाती है ना वो हमें डिसाइडेबल प्रॉब्लम कहते हैं, यानी कि डिसीजन लेते हुए जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें डिसाइडेबल प्रॉब्लम कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है फॉर अ मशीन विद एन नंबर ऑफ स्टेट्स द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स टू बी टेस्टेड डिफाइन ओवर एन अल्फ़ाबेट ऑफ लेटर्स इज़ डैश। ये आपके पास जो है एक फार्मूला लिखा हुआ है हमारी नोट्स में, तो वही वो पूछ रहा है कि वो आपने बताना है कि वो कौन सा है। तो वो हमारे पास m की पावर n प्लस m की पावर n प्लस n प्लस m की पावर n प्लस 2, इसी तरह ये सोन चलता जाता है और ये एंड कहाँ पे होता है, m की पावर 2n माइनस 1 पे एंड हो जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह एज इट इज़ फार्मूला लिखा हुआ है, तो वो आपने जो है उससे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं वहाँ पे। ओह थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ L1 जो है इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट और फिर यूनियन है और फिर L1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन L2 है। कहते हैं इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज डेट एक्सेप्ट द वर्ड विच आर इन L1 बट नॉट इन N2। कहता है कि ये ऐसे वर्ड को एक्सेप्ट करता है जो या तो L1 में हो L2 में ना हो, या जो L2 में हो और L1 में ना हो। यानी कि ये जो हमारे पास एक स्ट्रिंग बनी हुई है, ये एक फॉर्मूला जो बना हुआ है, ये ऐसे वर्ड को एक्सेप्ट करता है जो या तो L1 में मौजूद हो और L2 में ना हो, या फिर ऐसा जो L2 में हो लेकिन L1 में ना हो। तो कहता है कि द कॉरस्पॉन्डिंग एफ ए कैन नॉट एक्सेप्ट एनी वर्ड विच इज़ इन। तो वो कौन से वर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो जाहिर है वो ऐसे वर्ड को एक्सेप्ट करता है ना जो अगर L1 में है तो L2 में ना हो, और अगर L2 में है तो L1 में ना हो। तो अगर वो वर्ड दोनों में मौजूद होगा तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो यहाँ आएगा बोथ। एफ ए कैन नॉट एक्सेप्ट एनी वर्ड विच इज़ इन बोथ L1 एंड L2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वाइल डिटरमाइनिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस फॉर गिवन एफ ए इट इज़ डैश टू राइट इट्स रेगुलर एक्सप्रेशन। कहता है कि जब हमने रेगुलर एक्सप्रेशन डिटरमाइन करनी हो किसी एफ ए की, तो सम टाइम वो क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखना सम टाइम इम्पॉसिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो हमारा एफ ए है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो और उसकी हम रेगुलर एक्सप्रेशन ना फाइंड कर पाएँ, तो ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं तब इम्पॉसिबल हो जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इन केस ऑफ माइल-नेरोड थ्योरम इफ अ लैंग्वेज L पार्टीशन सिग्मा स्टार इनटू डिस्टिंक्ट क्लोजर एंड L आल्सो रिप्लेस देन L जनरेट डैश नंबर ऑफ क्लासेस।
तो ये रेगुलर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वो कह रहा है कि जो एल है हमारा वो रेगुलर है, तो जब हमारा एल रेगुलर होता है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ स्टेट्स या नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं वो फिनिट होती है, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो फिनिट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट ट्यूरिंग मशीन डज नॉट हैव। तो ट्यूरिंग मशीन के अंदर हमारे पास स्टैक मौजूद होती है, ये इंसर्शन और डिलीशन भी करता है, और जो है टेप हमारे पास होती है जिसके अंदर हम जो है स्ट्रिंग को रन करवाने से पहले जिसके अंदर स्टोर करते हैं उसे हम टेप कहते हैं। तो इसका मतलब है टेप भी हमारे पास होता है और हेड भी होता है, और हमारे पास टैग भी होता है जिसके अंदर हम कुछ इंसर्ट करते हैं या डिलीट कर रहे होते हैं। तो जो वर्ड है हमारे पास ये ट्यूरिंग मशीन के अंदर नहीं होता है, इसलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर वर्ड होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है CFG, आपके पास एक CFG लिखा हुआ है जिसमें S जो है वो या तो BS को रिप्रेजेंट कर रहा है या SB को रिप्रेजेंट कर रहा है या AA को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने बताना है ये कौन सी लैंग्वेज बनेगी। तो अगर हम देखें तो अगर हम S को डायरेक्ट भी लिखना चाहें बगैर किसी नॉन टर्मिनल के तब भी हम AA लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि AA तो मस्ट आएगा, ठीक है। तो उससे पहले अगर हम ये लिख दें BS, तो इसका मतलब है कि फिर अगर S की जगह AA लिखते हैं तो इसका मतलब है कि इससे पहले B आ सकता है, और इसी तरह अगर SB लिखते हैं तो बाद में B आ सकता है। तो इसका मतलब है कि B पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है आए या नहीं आए या कितनी दफ़ा आए, तो इसलिए इसके ऊपर हम स्टार लगा देंगे, और AA जो है वो मस्ट है तो वो हम दरमियान में लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो थर्ड वाली एक्सप्रेशन है ये ट्रू एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है आ लैंग्वेज डेट इज़ फिनिट बट नॉट रेगुलर। आपने ऐसी लैंग्वेज बतानी है जो फिनिट है लेकिन रेगुलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम्स ओवर AB इज़ रेगुलर। कहता है कि जो पैलिंड्रोम है उसमें अगर A और B दो वैल्यूज़ हों तो वो रेगुलर होगी, लेकिन ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारे पास पैलिंड्रोम लैंग्वेज होती है ये हमेशा नॉन रेगुलर लैंग्वेज होती है, ये कभी भी रेगुलर लैंग्वेज नहीं होती। तो जब पैलिंड्रोम को वो रेगुलर कह रहा है तो जाहिर है ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन CFG द सिम्बल्स डैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनीथिंग आर कॉल्ड। वो सिम्बल्स जो किसी भी चीज़ से रिप्लेस नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं। देखिए जो सिंबल रिप्लेस्ड हो जाती हैं वो हमारे पास जो होती हैं नॉन टर्मिनल्स, और जो रिप्लेस नहीं होती वो हमारे पास टर्मिनल्स होती हैं। तो ये दोनों आपने देख लेने हैं, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है अगर A की पावर n हो और B की पावर n हो तो वो कौन सी लैंग्वेज को जनरेट करते हैं। यहाँ पे इक्वल एंड नॉन रेगुलर लिखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इक्वल लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इक्वल लैंग्वेज क्या होती है कि जितने आपके पास नंबर ऑफ़ एज हैं उतने ही आपके पास नंबर ऑफ़ बीज हों, लेकिन देखिए n की पावर जो है वो दोनों पे सेपरेट सेपरेट है। तो आप अगर a की पावर जो n है वहाँ पे अगर 2 पुट कर दें और b की n की पावर की जगह 1 पुट कर दें तो इसका मतलब है आप 2 a और एक दफ़ा b लिख सकते हैं। तो ये तो इक्वल लैंग्वेज ना हुई। तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी है इक्वल हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल हो, इसलिए इक्वल तो नहीं हम इसे लगा सकते। इक्वल लैंग्वेज तब होती है जब हमेशा वो लैंग्वेज दोनों चीज़ें इक्वल रहें, लेकिन यहाँ पे वो इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो ये इक्वल लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट है, ये रेगुलर है या नॉन रेगुलर है। तो जो A पावर n और B पावर n वाली लैंग्वेज है ये हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज ये नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, The grammatical rules which involve meaning of word are called। ग्रामेटिकल रूल्स जिनमें वर्ड्स के मीनिंग इन्वॉल्व नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं। देखिए हमारे पास ग्रामेटिकल रूल्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक सिमेंटिक होते हैं और एक साइटेक्टिक्स होते हैं। सिमेंटिक रूल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे हमारे कंप्यूटर की जो ग्रामर होती है, कंप्यूटर के रूल्स होते हैं। कंप्यूटर में अगर हम देखें तो किसी वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता, बस उसे हम एज इट इज़ पुट करना होता है। लेकिन साइटेक्टिक ग्रामर ऐसी होती है जिसके अंदर मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमारी नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर होती है, उसके अंदर कोई भी वर्ड हो उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग SBF SBB ओवर SBFB। कहता है कि अगर आपके पास एक ये स्ट्रिंग है तो इसका रिवर्स क्या होगा। तो जाहिर है अगर स्ट्रिंग ये लेफ़्ट टू राइट है तो आप राइट टू लेफ़्ट लिखेंगे तो वो ऑपोजिट हो जाएगी, तो ये B और फिर BSFBS आएगा। तो ये यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो है ये रिवर्स स्ट्रिंग लिखी हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है इफ़ एन एफ ए हैज़ एन स्टेट देन इट मस्ट एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ लेंथ। अगर हमारे पास एफ ए जो है एन स्टेट्स हों तो वो कौन से वर्ड की लेंथ को एक्सेप्ट करेंगी। तो हमने देखा था कि जो हमारे पास स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, वर्ड लेंथ उनसे एक कम होती है तो वो एक्सेप्ट होती है। ठीक है, वर्ड लेंथ जो है, अगर नंबर ऑफ स्टेट्स n है तो वर्ड लेंथ n-1 रिक्वायर होती है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो n-1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है टू लैंग्वेजेस आर सेड टू बिलोंग टू सेम क्लास इफ़ दे एंड इन द सेम स्टेट व्हेन दे रन ओवर एन एफ ए। और फिर वो कह रहा है कि डेट स्टेट, वो स्टेट हम क्या कहलाएंगे। दो लैंग्वेजेस हैं, कहता है कि बिलोंग टू सेम क्लास से वो बिलोंग करती हैं इफ़ दे एंड इन सेम स्टेट, और अगर वो एक ही स्टेट पर दोनों जो है एंड होती है, जब हम किसी एक एफ ए पे चलाते हैं तो हम क्या कहेंगे, मे बी फिनिट स्टेट और नॉट। ऐसा क्यों, मे बी फाइनल स्टेट और नॉट। देखिए, कहता है कि एक सेम क्लास की स्ट्रिंग्स हैं और जब भी हम उसे चलाते हैं तो वो सेम जगह पे आके स्टॉप हो जाएंगे। तो कहता है कि क्या वो जहाँ पे वो स्टॉप होंगी वो हमारी फाइनल स्टेट होगी, वो हमारी स्टार्ट स्टेट हो सकती है या नहीं हो सकती, फाइनल स्टेट हो सकती है या नहीं हो सकती, इस तरह के ऑप्शन है। तो देखिए, हमारा मकसद क्या है कि हम कहते हैं कि हमने, अगर हमारे पास ये इस तरह एक बना हुआ था तो हमने जो है एक जगह से चलाई है अपनी स्ट्रिंग और वो दूसरी जगह पे आके स्टॉप हो गई है। ठीक है, तो अब इससे कंसर्न नहीं है कि जहाँ पे वो स्टॉप हुई है वो हमारी फाइनल स्टेज होगी या नहीं होगी। ठीक है, बस हमारा मकसद ये है कि जो दो लैंग्वेजेस हमने यूज़ की हैं वो दोनों सेम जगह पे स्टॉप होनी चाहिए। तो वो जहाँ पे स्टॉप हो रही है, चाहे वो फाइनल स्टेट हो या ना हो, ठीक है, तो वो फाइनल स्टेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। सिर्फ जो सेम क्लासेस हैं उन्हें सेम स्टेट पे स्टॉप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन प्रेफ क्यू इन आर क्यू इज़ डैश टू देन आर। तो जो हमारे पास क्यू होता है, प्रेफ क्यू इन आर, इस तरह हम फाइंड करेंगे जैसे हमारे पास एक वैल्यू है ना, अगर पी क्यू इज़ इक्वल टू आर, तो इसमें से जब हम क्यू फाइंड करेंगे तो पी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इस क्यू को फिर हम कहेंगे प्रेफ क्यू इन आर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्यू की वैल्यू है वो इस तरह आएगी, क्यू इज़ इक्वल टू आर ओवर पी। तो कहता है कि जो हमारे पास इसमें क्यू आएगा क्या वो आर के इक्वल होगा। तो देखें, अगर हम इस तरह वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्यू आर के इक्वल तो नहीं हो सकता, क्यू तो आर ओवर पी के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू आर होगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे आपको आर ओवर पी लिख देता है तब आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू माइल नेरोड थ्योरम इफ़ एल जनरेट्स फिनिट नंबर ऑफ क्लासेस देन एल इज़ डैश। ये हमने अभी ऊपर देखा था कि अगर आपके पास फिनिट नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं तो आपकी जो एल है वो लैंग्वेज जो है वो रेगुलर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज इज़ रेगुलर देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लैंग्वेज इज़ आल्सो रेगुलर। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है एज इट इज़ लिखी हुई है कि अगर दो लैंग्वेज जो हैं उनका इंटरसेक्शन अगर रेगुलर है तो इसका मतलब है कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, दोनों लैंग्वेज के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी रेगुलर होगा। तो ये हमारे पास जो है स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इन पंपिंग लीमा थ्योरम, पंपिंग लीमा हमारे पास थ्योरम लिखा हुआ है, द रेंज ऑफ एन इज, इसमें एन की रेंज क्या होती है, इसमें एन की रेंज जो होती है ये वाई पावर एन होता है और एन को हम जो है पंप करते जाते हैं। पहले हम y की पावर 1 पुट करते हैं, फिर y की पावर 2 पुट करते हैं, फिर y की पावर 3 पुट करते हैं। तो इसका मतलब जो हमारी n की वैल्यू होती है वो 1 2 3 2 ऑनवर्ड जितनी मर्जी होती है। ठीक है, तो हमारी जो n है वो n इज इक्वल 1 2 3 4 सो ऑन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है द कम्प्लीमेंट ऑफ अ रेगुलर लैंग्वेज इज़ आल्सो रेगुलर। क्या रेगुलर लैंग्वेज जो है उसका कम्प्लीमेंट लें तो वो भी रेगुलर होता है? तो जी हाँ, ये हमने पहले भी किया हुआ है, रिपीट है। जो हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज होती है उसका कम्प्लीमेंट भी रेगुलर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज देयर एग्जिस्ट डैश एफ ए। ऐसी जो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, देयर एग्जिस्ट डैश एफ ए, वहाँ पे कितने एफ ए एग्जिस्ट करते हैं? देखिए, जो एफ ए और टी जीज हमारे पास होते हैं ये सिर्फ रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए होते हैं। एफ ए और टी जी से हम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए यूज़ ही नहीं करते। तो जब हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेज होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे
कोई भी एफ ए नहीं होगा, तो देयर एग्जिस्ट नो एफ ए। नेक्स्ट हमारे पास जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज होती है इनके लिए सी एफ जी हम यूज़ करते हैं। अगर वो आपको सी एफ जी पूछ ले तब आप इनमें से कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एफ ए जो है वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज के लिए यूज़ नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है द स्ट्रिंग्स और वर्ड्स विच डू नॉट बिलोंग टू लैंग्वेज इज़ कॉल्ड डैश ऑफ द लैंग्वेज। ऐसी स्ट्रिंग्स या ऐसे वर्ड्स जो हैं बिलोंग नहीं करते किसी लैंग्वेज को, उन्हें हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास कम्प्लीमेंट होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि कम्प्लीमेंट अगर हम नॉर्मल भी देखें, हमने जैसे पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो अगर हम ए का कम्प्लीमेंट लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि ओवरऑल जो हमारे पास लैंग्वेज है यू, उसमें से ए को माइनस कर दो, ऐसे ही होता है ना। तो इसका मतलब है कि जो हमने वर्ड चुना है वो हम उसमें से निकाल दें, बाकी सब कुछ उसी में रहे। तो इसका मतलब है कि जो वर्ड हमने लिया है सिर्फ वही बिलोंग नहीं कर रहा उस लैंग्वेज को, तो इसका मतलब है वो जो है वो कम्प्लीमेंट लैंग्वेज होगी। ठीक है, इसे हम कम्प्लीमेंट को इस तरह पावर में सी भी लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो ए की पावर सी का मतलब भी ए कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि अ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। जो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं उन्हें किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज जो होती हैं उन्हें ना तो हम टीजी से रिप्रेजेंट करते हैं और ना ही हम उन्हें एफए से रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम पीडीए और सीएफजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सीएफजी मैंने आपको ऊपर बताया था, पीडीए भी एक फॉर्म होती है जिसके ज़रिए हम इन्हें जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें हमारे पास जो उन्होंने लिखे हुए हैं ऑप्शन, उनमें ना तो पीडीए है और ना सीएफजी है, तो इसलिए हम नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं फॉर लैंग्वेज एल डिफाइंड ओवर ए बी देन एल पार्टीशंस ए बी स्टार इनटू डैश क्लासेस। तो ये स्टेटमेंट जो है ये माइल ने रोड थ्योरम की है, ये एज इट इज़ हमारे नोट्स में लिखी हुई है, मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास वो कहता है फॉर अ लैंग्वेज एल डिफाइंड ओवर एन अल्फ़ाबेट एल पार्टीशंस सिग्मा स्टार इनटू डिस्टिंक्ट क्लासेस। तो ये किस में होते हैं? सिग्मा स्टार डिस्टिंक्ट क्लासेस में। तो यहाँ पे हम जो है डिस्टिंक्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ़ एन एफ एक्सेप्ट अ वर्ड देन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ पाथ फ्रॉम। अगर कोई एफ ए किसी वर्ड को एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? देखें, कोई एफ ए जो होता है वो तभी वर्ड को एक्सेप्ट करता है जब वो किसी स्टार्टिंग स्टेज से एंडिंग स्टेज पे पहुंच जाता है। तो जब अगर वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और किसी ऐसी स्टेज पे पहुंच गया जहाँ पे उसकी एंडिंग हो रही है तो ही वो एक्सेप्ट होगा। तो इसका मतलब है जो एक्सेप्ट हो रहा है उसका मतलब है कि उसकी स्टार्टिंग भी कोई है और एंडिंग भी कोई है, तो उसकी कोई इनिशियल टू फाइनल स्टेट मौजूद है, इसीलिए वो एक्सेप्ट हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है, दो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ए स्टार प्लस बी स्टार का होल स्टार है और इक्वल जो है ए प्लस बी का होल स्टार है। तो कहता है क्या ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हैं? ये ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखें, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके चेक करें तो अगर हम सारे इस स्टार पे 1 पुट कर दें तो इसका मतलब है कि हम या तो अंदर से कोई एक वैल्यू ले सकते हैं, या ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं। तो चलें हम यहाँ से जो है ए ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इस स्टार पे भी 1 पुट कर दें, क्योंकि बाहर वाले स्टार पे हम सेम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अब इसका मतलब है कि आप चाहे तो ए ले सकते हैं चाहे तो बी ले सकते हैं। तो चलें हम यहाँ से भी अगर ए को पुट कर लें तो ए के ऊपर भी स्टार है, अब हम ए पे भी कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हम चाहे 1 2 3 जो मर्ज़ी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 3 पुट करें, 1 के अलावा कुछ भी पुट करें, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो एक्सप्रेशंस दोनों हैं ये सेम नहीं हैं, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारा फॉल्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है अगर आपका जो एस है वो इक्वल एक्स के है तो एस स्टार किसके इक्वल होगा? ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि स्टार की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर हम स्टार की जगह 0 पुट करें तो इसका मतलब है कि नल वैल्यू आएगी, तो फिर हम यहाँ नल लगा देंगे। अगर हम स्टार की जगह 1 पुट करें तो इसका मतलब है कि एस की वैल्यू एक दफ़ा आएगी, तो एस की वैल्यू एक्स है तो ये एक दफ़ा आ गई। अगर हम एस की जगह स्टार की जगह 2 पुट कर दें तो इसका मतलब है कि एस की वैल्यू 2 दफ़ा आएंगी। ये देखें, S3 पुट कर दे तो 3 दफ़ा आएंगी। तो इस तरह ये जो है नल और फिर x, x1, x2, 2x, 3x, 4x इस तरह ये चलता जाएगा। तो हमारा ये वाला आंसर है, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है द स्टेट्स इन विच देयर इज़ नो वे टू लीव आफ्टर एंट्री आर कॉल्ड।
ऐसी जगह जहाँ पर हम पहुँच जाएं, ऐसी स्टेट्स जहाँ पर हम चले जाएं तो वापस नहीं निकल सकते, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें डेविड जॉन लॉकर्स भी कहा जाता है, डेड स्टेट्स भी, और वेस्ट बास्केट्स भी कहा जाता है। तो इसलिए ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है एस की वैल्यू ए भी हो सकती है या बी भी हो सकती है। तो कहता है कि एस स्टार की वैल्यू क्या नहीं होगी। तो एस स्टार देखें, अगर हम एस स्टार की जगह 0 पुट करें तो ये नल आ जाएगा। अगर हम 1 पुट करें तो इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ए बी या बी बी। 2 पुट करें तो हम दोनों में से चाहे एक एक ले सकते हैं या एक कोई 2 दफ़ा ले सकते हैं। तो जो भी वैल्यू आएगी या तो वो ए बी होगी या डबल बी होगी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ए बी और फिर आगे डबल बी और फिर आगे ए बी है, तो ये तो इसके अकॉर्डिंग है। तो ये वाली अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले तो बी बी है, ये तो यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद बी ए है, लेकिन यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है। इसके लिए ये हमारी जो लिखी हुई है ये गलत है, और क्योंकि उसने कहा कि कौन सी कंटेन नहीं करता, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में आपके पास कितने टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं। तो आपके पास 2 तरह की लैंग्वेज होती हैं, रेगुलर लैंग्वेज होती हैं या नॉन रेगुलर लैंग्वेज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू ऑटोमेटा मीन। ऑटोमेटा का क्या मतलब है? तो समथिंग डन ऑटोमेटिकली। वैसे मुझे लगता है ये क्वेश्चन हमारे मिड टर्म के हैं, और लेकिन चलें अब ये आ गया तो हम कर लेते हैं। ऑटोमेटा का मीन जो होता है समथिंग डन ऑटोमेटिकली। ये क्वेश्चन मिड्स के हैं, इन्हें हम नहीं करेंगे जी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक पीडीए है हमारे पास, उसे हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए कब कह सकते हैं। तो देखिए पीडीए जो होता है वो हमारे पास एक ग्राफ सा बना होता है, एक डायग्राम बनी होती है। ये देखें, ये हमारे पास पीडीए है। तो अगर आप देखें तो रीड के अंदर अगर हम ए कॉल करते हैं तो हमारे पास एक ही रास्ता है रीड की तरफ जाने का, और अगर हम बी कॉल करें तो हमारे पास एक ही रास्ता है। लेकिन अगर हम रीड पे ए कॉल करें और हम इधर को भी जा सकते हैं और इधर को भी, यानी कि सिर्फ ए पे हमारी एक से ज़्यादा आउट गोइंग हो, तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे हमारी एक से ज़्यादा आउट गोइंग हो सेम वर्ड पे, तो उसे हम जो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं। तो ये चेक करें, देयर आर मोर देन वन आउट गोइंग एज एट रीड और पॉप स्टेट। अगर रीड और पॉप स्टेट पे एक ही लेबल की एक से ज़्यादा आउट गोइंग हो तो उसे हम जो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पीडीए कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पीडीए किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? पीडीए में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सिग्मा, इनपुट लेटर्स जो हैं ए बी वट। उसके बाद आपके पास एक इनपुट टेप होती है। ये ऐसी टेप होती है जहाँ पे आप अपनी स्ट्रिंग को जो है चलाते हैं, स्टोर करते हैं रन करवाने से पहले। रन करवाने से पहले स्ट्रिंग जिस जगह पे स्टोर होती है वो इनपुट टेप होती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और उसके बाद एक यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं, इसलिए ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस होगा पीडीए पे क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है एक CFG है, उसमें S जो है वो A को बिलोंग कर रहा है, BS B को बिलोंग कर रहा है, A को भी, B को भी और नल को भी। तो आपने बताना है ये लैंग्वेज कौन सी है। देखिए उसने जो ऑप्शन दिए इवन, इक्वल और ऑड। तो अगर हम चेक करें तो अगर हम इसे ले लें A को, तो इसके S की जगह अगर हम B पुट कर दें तो ये तो B ऑड हो जाएंगे और A इवन हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ना तो ये इवन लैंग्वेज बन सकती है, ना ये ऑड लैंग्वेज बन सकती है, क्योंकि इसमें इवन भी आ सकते हैं और ऑड भी आ सकते हैं। और अगर हम जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है ABA, तो इसमें इक्वल भी नहीं बन सकती। देखें B A को हो जाएगा और A 2 हो जाएंगे, तो ये इक्वल भी नहीं बन सकती। इसका मतलब है ये पैलिंड्रोम लैंग्वेज हमारे पास बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है हेल्ड स्टेट्स आर कॉल्ड। हेल्ड स्टेट्स कौन सी होती हैं? जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेट्स होती हैं उन्हें हम हेल्ड स्टेट्स कहते हैं।